हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर, एक नई यूनिट की। यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी। कोशिश यही है बेटा आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है जी। कल से सीधा बैंकिंग पे शिफ्ट करेंगे, 2-2.5 लेक्चर बैंकिंग पे लगाएंगे, खत्म करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे। अभी बेटा मनी की चर्चा करनी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि मनी की बात आए और बार्टर सिस्टम की बात ना आए, ठीक है जी। तो बेटा बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी वो साथ साथ जान के चलेंगे, और मनी ने कैसे रिजॉल्व करा वो भी बेटा जान के चलेंगे। लो जी, सब सामने देख रहे हैं, आराम से समझते हैं। बेटा बार्टर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है जी। इसको हम प्यार से बोलते हैं C2C इकोनॉमी। दैट मींस कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। मनी क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी अगर पेपर में आके क्या लिखोगे, मनी क्या है? मनी कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग बेटा, बट चार गुण रखता हो। कुछ भी मनी हो सकता है, प्रोवाइडेड ये चार फीचर हो, ठीक है जी। कौन सा चार? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर ये चार फीचर रखती है कोई भी चीज, चाहे प्लास्टिक की पॉलिथीन रखती है चार फीचर, तो वो मनी, ठीक है जी। कोई कॉइन रखता है वो मनी। कोई भी चीज चार फीचर रखती है तो वो मनी है भैया, सरकार के हिसाब से, ठीक है जी। ये तो बेटा मैंने चार फंक्शन बोले मनी के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जो दोनों एम से स्टार्ट है, ये बेटा मनी के प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है जी। और जो दोनों एस से स्टार्ट है वो सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू और एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है जी। मैं बेटा बोलने में थोड़ा कम विश्वास रखूंगा, लिखने में थोड़ा ज्यादा रखूंगा, इसलिए ना आराम से सुनते जाना चीजों को। नोट्स आपके पास है, आपने पहले भी बनाए, ठीक है। एक तरफ हम मैं बार्टर सिस्टम की कमियां बोलता चला जाऊंगा बेटा, और दूसरी तरफ मैं बेटा डिस्कस करता जाऊंगा कैसे मनी ने इनको खत्म कर दिया, इन कमियों को, ठीक है जी। बार्टर सिस्टम की सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसको मनी ने कैसे खत्म करा? अपने पहले और प्राइमरी फंक्शन से, जिसका नाम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। बेटा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का? बेटा बार्टर सिस्टम तभी काम कर सकता है जब बायर और सेलर एक दूसरे का गुड्स लेने को तैयार है, तभी काम कर सकते हैं ना, वरना बार्टर सिस्टम ही फेल है। बार्टर सिस्टम वर्क्स ओनली व्हेन बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। मैं कहता हूं बेटा आपके पास ना चेयर है, और आपको चाहिए लेट्स सपोज कोई फ्रूट एप्पल चाहिए, ठीक है। अब आप एक आदमी ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो जिसके पास एप्पल मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया, बहुत दूर जाके कहीं आपको एक आदमी ऐसा मिल गया जिसके पास एप्पल है, और उसने कहा भैया मुझे चेयर नहीं चाहिए, मुझे तो इसके बदले में शूज चाहिए, ठीक है जी। क्या काम खाया बार्टर सिस्टम ने? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का। तो एप्पल, एक आदमी, ऐसे आदमी को ढूंढने का फायदा नहीं हो जिसके पास एप्पल है, ठीक है जी। बहुत दूर चले बहुत दूर चले, एक आदमी ऐसा मिल गया जो आपकी चेयर लेने को तैयार है, पर उसने कहा मेरे पास एप्पल नहीं है, मेरे पास तो ऑरेंज है। तो बेटा ढूंढते रहो, ठीक है ना जी। ये सबसे बड़ी परेशानी थी बार्टर सिस्टम की। मनी ने इसको कैसे रिजॉल्व किया? बेटा दो तीन बातें। सबसे पहली बात, मनी में फीचर है बेटा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का, हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। सबसे पहला फीचर तो सबसे काम का फीचर है। दूसरी बात, मनी के आ जाने से ना बेटा यू कैन सेटल परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली। बेटा अलग अलग परचेज ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन कर सकते हो, अलग अलग सेल ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन कर सकते हो, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा है ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिल रहा मनी के राज्य में, आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा जो चेयर ले ले और एप्पल दे दे, कोई दिक्कत नहीं, चेयर को अलग बेच लो, पैसे आ जाए, पैसे से एप्पल खरीद दो। यू कैन सेटल डाउन परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली। बार्टर सिस्टम में नहीं ऐसा हो सकता था कि मैं अलग अलग सेटल डाउन कर दूं, ठीक है जी। मुझे तो एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो मेरा प्रोडक्ट लेने को तैयार हो और मुझे अपना प्रोडक्ट देने को तैयार हो। समझ में आ रही है परेशानी? तब क्या थी और आज कैसे रिजॉल्व हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं मनी के आ जाने के बाद देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। और एक बड़े काम की बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बेटा मनी में ना ऐसी कोई पावर नहीं है जो डायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, डायरेक्टली नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी है नहीं, पैसे नहीं खा जाऊंगा, मुझे बैठना है पैसे के ऊपर नहीं बैठ जाऊंगा, ठीक है जी। डायरेक्टली सेटिस्फाई करने में कोई पावर नहीं है मनी के पास, लेकिन
मनी आपको दुनिया की हर वो चीज खरीद के दे सकता है जो आपकी वांट को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। मनी डायरेक्टली मेरी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकती, पर इनडायरेक्टली दुनिया की हर वांट सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात बेटा। दूसरी कमी जो वाटर सिस्टम में थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और मनी ने कैसे खत्म किया? मनी इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नाउ। अब बेटा समझते हैं जरा आराम से। बेटा मैं लिखूंगा बिल्कुल नहीं, आप एक की जगह दो बार सुन लो मेरे से सारा मैटर, ठीक है जी। लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, वो काम नहीं कर पाऊंगा मैं आज, और मुझे आज ही मनी चैप्टर खत्म भी करना है, ठीक है जी। सुन लेना आराम से। तो वो एक बात बताओ, हर कमोडिटी की इक्वल वैल्यू होती है क्या? मतलब कहने का मतलब है चेयर के बिल्कुल बराबर है स्टूल, स्टूल की वैल्यू बिल्कुल बराबर है बल्ब के, बल्ब की वैल्यू बिल्कुल बराबर है कैमरे के, कैमरे की वैल्यू एसी के, ऐसे सारी कमोडिटी की इक्वल वैल्यू है? अब ये तो मानते होंगे ना सारे बात, सारी कमोडिटी की एक जैसी इक्वल वैल्यू नहीं हो सकती, पक्का मानते हो? अच्छा, पुराने टाइम में कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था कि सारी कमोडिटी को एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सेंस में एक्सप्लेन कर दिया हमने, कि अगर आपके पास वाटरमेलन है तो वाटरमेलन 5 एप्पल के बराबर है, एप्पल एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बता दिया, ठीक है जी। चेयर है तो चेयर 6 एप्पल के बराबर है जी, स्टूल है तो 4 एप्पल के बराबर है जी। ऐसा था क्या कि कोई कॉमन यूनिट थी जिसमें सारी कमोडिटी को मेजर किया जा सके? दोनों कमियां समझ में आ रही अभी तक? ना तो सारी कमोडिटी बराबर है, ना ही सारी कमोडिटी को मेजर करने के लिए कोई कॉमन यूनिट थी, पुराने जमाने नहीं थी ना। तो बेटा अगर कॉमन यूनिट ही नहीं थी तो एक्सचेंज रेशो कहीं भी डिसाइडेड नहीं होती थी कि क्या चीज में कितनी क्वांटिटी में दूं और सामने वाली चीज मुझे कितनी क्वांटिटी में मिलेगी, कहीं नहीं डिसाइडेड होती थी। एक्सचेंज रेशो कहीं डिसाइडेड होती नहीं थी, हम एक्सचेंज रेशो को रैंडमली डिसाइड करते थे, जिसमें एक पार्टी जरूर सफर करती थी, या तो बाहर या तो सेलर, एक पार्टी को नुकसान होना तय होता, ठीक है जी। अब बेटा ये 4 कमियां थी पुराने टाइम में, आज के तारीख में कमी है ही। now all the goods and services is having a common unit of value and that common unit of value is money। सर मैं कहता हूँ एक एक हजार प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं एक एक दुकान के अंदर, सबको मनी के सेंस में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है कि नहीं? एक एक दुकान के अंदर एक एक हजार चीजें बेच रहे हैं लोग, सब मनी के अंदर डिसाइडेड है कि नहीं है? सब डिसाइडेड है। now all the goods and services having a common measure of value and that common measure of value is money। और बेटा मनी की वजह से जो सबसे अच्छा काम हो जो इस फंक्शन में आपको लिखना है, मनी फैसिलिटेट्स द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। मनी की वजह से बेटा अकाउंट्स बनने आसान हो गए हैं। एंड इन इंडिया यूनिट ऑफ अकाउंट इज इंडियन रुपी, इन यूके यूनिट ऑफ अकाउंट इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इन अमेरिका यूएसए द यूनिट ऑफ अकाउंट इज डॉलर, ठीक है जी। तो कितने आसान हो गए ना अकाउंट्स बनने। आज आप सोचो, देखो बेसिक अकाउंट्स के बारे में तो सभी जानते हैं ना, क्लास 11 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेजेस लिखते थे, सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, डायरेक्ट खर्चे लिखते थे और जीपी निकाल देते थे। सर सोचो बार्टर सिस्टम में अकाउंट्स बन जाते, क्या लिखते हो ओपनिंग स्टॉक में? क्या है आपके पास? 5 एप्पल्स। परचेज क्या कर लिया? 3 चेयर्स। सेल क्या कर दिया? कहीं अकाउंट्स बन सकते थे? बार्टर सिस्टम में अकाउंट्स नहीं बन सकते। यहाँ जब हर चीज की एक कॉमन मेजर और वैल्यू है, मनी है बेटा, मनी ने तो अकाउंट्स बनवाने बहुत आसान कर दिए। क्लियर है जी सारी बात? समझ में आती है सारी बात? आगे बढ़ जाए थर्ड वन की तरफ। बेटा थर्ड वन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कमी बार्टर सिस्टम की। बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट सब समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, है ना। अब बेटा जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक आप डेफर्ड पेमेंट नाम की कोई चीज फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ बेटा 3 कमियां आ गई, ठीक है जी। इन कमियों का शॉर्टकट है, अगर याद रख सको तो एसएसपी। मुझे लगता है ऐसा शॉर्टकट है कि ये याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा, ठीक है जी। 3 चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते थे अगर आपने किसी से डेफर्ड पेमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो। स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़े, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़े, प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तीनों बातें समझा देता हूं। आपने किसी से वीट ले लिया, डिसाइड हुआ कि 6 महीने के बाद वीट वापस करोगे, फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है बेटा। अगर स्पेसिफिक गुड्स अरेंज ना हो पाया तो लड़ाई झगड़ा, 6 महीने के बाद वीट अरेंज नहीं हुआ, आपने कहा भाई राइस ले लिया, देखा ना तूने मुझसे वीट ली थी, देख डिसाइड ये हुआ था 6 महीने बाद वीट वापस करेगा, मेरे को तो वीट ही चाहिए। तो बेटा से स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दूसरी बात,
चलो स्पेसिफिक गुड्स अरेंज हो भी गया, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है जी, वो कहेगा भैया देख मैंने तेरे को जब बनानास दिए थे आज से 6 महीने पहले, दाग नहीं था देख एक भी, अभी तो तू लेके आया भैया, तो सेम क्वालिटी आई नहीं, ये नहीं है सेम क्वालिटी, इसमें थोड़ी सी कमी है, या ये ज्यादा कच्चा है, ये ज्यादा पका हुआ है, ये है वो है, ये परेशानी। तो स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़े, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़े, और तीसरी बात प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर सच में आपकी डीलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हो गया ना तो फंस ही जाओगे बेटा आप। क्योंकि मान लो अगर प्रोडक्ट का पीक सीजन था और आपने तब सामान उधार लिया, पीक सीजन में तो चीजें वैसे ही सस्ती होती हैं, और जब आपको वापसी करना था तो लीन सीजन आ गया, प्रोडक्ट अरेंज नहीं हो रहा, आपने बहुत मुश्किल से बहुत मशक्कत करके प्रोडक्ट अरेंज करा, तो उस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि मैंने तुझसे जब सामान लिया था भैया समर में लिए थे मैंगो, आते हैं भैया पीक सीजन है, मेरे से तो कब वापस मांग रहा, तो दिसंबर में मांग रहा, पता कितनी मुश्किल अरेंज करे, मैंने तेरे से 4 लिए थे, मैं तो एक ही वापस करूंगा, इतना महंगा है, ये लड़ाई झगड़े। तो तीनों समस्याएं समझ में आ रही है कि फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते आप भैया, बार्टर सिस्टम में बहुत परेशानी है। ठीक है जी, अच्छा मनी के आ जाने के बाद परेशानी है, मैं कहता हूं बेटा बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हर एक दिन में होती है जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है, बिलियंस। अच्छा आप दुनिया में कितनी दुकानें समझते हो, मिलियंस में तो होंगी, एक एक दुकान का एक एक उधार की भी ट्रांजेक्शन नहीं है क्या, एक एक दुकान की एक एक उधार की भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कहीं तो हम में से भी करके आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कन्फेक्शनरी खरीद के ले आए होंगे सुबह, कुछ ना कुछ चिप्स का पैकेट खाए होंगे, लिख लियो यार देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। तो एक एक दुकान की अगर कुछ ट्रांजैक्शन 5-5 6-6 7-7 ट्रांजैक्शन भी उधार की मान लो तो बिलियंस ट्रांजैक्शन है डेली बेसिस पे जो हो रही है जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। क्या किसी को भी सेटल डाउन करने में दिक्कत आ रही है? अच्छा ये 3 झगड़े हैं, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा, स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़ा, पैसे ही वापस करनी है, सेम क्वालिटी क्या, अरे तूने कोरा नोट लिया था 10 का, वापस तू गंदा कर दियो, चलेगा 10 में, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है? या प्रोडक्ट में गेन और लूज वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, 10 का नोट 100 में चलने लग जाएगा या 5 में चलने लग जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बेटा मनी के इस फंक्शन की वजह से ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक एस्टैब्लिश हुए, और आज की तारीख में बोरोइंग और लेंडिंग बहुत आसान है। सोचो वाटर सिस्टम के टाइम पर बैंक हो सकते थे, क्या देते लोन में, कमोडिटीज, और फिर वापसी लेते, फिर यही झगड़े। आज की तारीख में क्या है, पैसा दे रहे हैं, पैसा ही वापस चाहिए ब्याज के साथ, कोई झगड़ा ही नहीं है, झगड़े ही खत्म हो गए सारे। क्लियर, अच्छी बात है। दो बातें ध्यान रखना बेटा अभी तक जो मैंने बोल दी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इस फंक्शन की वजह से अकाउंट्स बनने आसान हुए, और एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इसकी वजह से लोन देना लेना आसान हुआ। कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की वजह से एस्टैब्लिश हुई, ये ध्यान रखना बेटा, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी है बेटा। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा बार्टर सिस्टम में ना स्टोर ऑफ वैल्यू था नहीं, क्योंकि बेटा हर हर गुड्स के पास ना ड्यूरेबिलिटी वाला फीचर नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं ये चेयर है, ये फिर भी ड्यूरेबल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खाने पीने की चीजें ड्यूरेबल है, बहुत ड्यूरेबल, हर चीज बहुत ड्यूरेबल नहीं हो सकती। तो बेटा इसलिए बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू का फीचर नहीं था। एवरी गुड्स पोजेस अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, हर गुड्स के पास एक स्पेसिफिक ड्यूरेबिलिटी है, एंड दे डिटोरिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें 3 दिन में खराब हो जाती हैं, कुछ चीजें 4 में, कुछ 5 में, कुछ 6 में, कुछ 7 में, हर प्रोडक्ट की शायद अलग फीचर। ठीक है जी, तो बहुत लंबे टाइम तक हर चीज को स्टोर करना मुश्किल है। मनी के साथ ऐसा कोई दिक्कत है? मनी के साथ ऐसा कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आधे तो घर में पड़े हुए बड़े बुजुर्ग भाई साहब अपनी जवानी से पैसे जोड़ रहे होते हैं, ठीक है जी, बुढ़ापे में छुपा के रखते हैं, उनके मर जाने के बाद घर वालों को पैसे मिलते हैं और पता लगता है भाई पता नहीं कब के जोड़े हुए हैं, कोई दिक्कत आ गई थी जोड़ने में, स्टोर हो सकती है मनी। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन मेनी फॉर्म्स, वेल्थ को बहुत सारी फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है जी, गोल्ड में कर लो, प्रॉपर्टी में कर लो, रियल एस्टेट, ठीक है ना जी, मनी में कर लो,
बहुत सारे तरीके हैं वेल्थ को स्टोर करने के, बट मनी इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। वो वजह क्यों है बेटा, तीन चार गुण मनी में ऐसे हैं इसलिए मनी को मोस्ट कन्वीनियंट बोला गया। क्योंकि मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। गोल्ड और प्रॉपर्टी के पेपर को एक्सेप्ट करना है, ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते कि मैं तो गोल्ड दूंगा गोल्ड ही ले, या मैं तो प्रॉपर्टी के पेपर दूंगा दे। मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। गोल्ड और रियल एस्टेट में फीचर नहीं है। भगवान ना करे आपके यहाँ पर कोई कंटिजेंसी हो, इमरजेंसी हो, घर में कैश पड़ा है, सर सब कुछ करा लोगे। घर में गोल्ड पड़ा, प्रॉपर्टी के पेपर पड़े, शायद कुछ ना करा पाओ। मान लो मेडिकल इमरजेंसी है घर में किसी के साथ, और आपके पास कैश नहीं पड़ा और आपके पास गोल्ड पड़ा, और आप फटाफट हॉस्पिटल लेके भागे कि ये लो जी, ये गोल्ड का है, ये रख लो, इससे ट्रीटमेंट कर लो। तो बेटा एक बारी को डॉक्टर डिनाई कर सकता है कि जी मुझे नहीं पता ये प्योर है कि नहीं है। सुबह सुनारे की दुकान खोलेगी, चेक करा लूंगा, पूछ लूंगा ठीक है कि नहीं, तो मना कर सकता है एक्सेप्ट करने से। और आपको ये प्रॉपर्टी के पेपर, उसने कहा जी मुझे नहीं पता जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी उसकी क्या वैल्यू है, मैं कहां से रात भर में छानबीन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट, मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे ला के दो आप। तो मनी के साथ फीचर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का है, गोल्ड और रियल एस्टेट के साथ नहीं है। ठीक है ना, मनी कंटिजेंसी में एक्सेप्ट कर लेगा हर कोई, गोल्ड नहीं करेगा हर कोई। मनी पोर्टेबल है, सबसे अच्छी बात, कहीं ले जाओ दुनिया में। हाँ गोल्ड भी पोर्टेबल है, उसे भी कहीं ले जा सकते हो, प्रॉपर्टी पोर्टेबल तो नहीं है लेकिन। ठीक है ना जी। दूसरी बात, मनी बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, ये और अच्छी बात। 1 रुपए से शुरू हो जाओ 500 तक, हर डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। चारों बातें क्लियर, आगे बढ़ जाए। बेटा एक टॉपिक जो हमें करना है अगले 15-17 मिनट का टारगेट यही है, टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। मेरे हिसाब से पेपर में कंफर्म्ड टॉपिक होना चाहिए, बाकी देखते हैं। ठीक है जी, मेरा हिसाब कहता है कि पक्का आ रहा है ये पेपर में। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। मैं एक बार थोड़ा सा बात लिख देता हूं। लो बता, money supplier refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy। ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है, दो तीन एनालिसिस है, वो समझ लो डेफिनेशन में, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक। बेटा यहाँ पब्लिक का मतलब दो चीजों से है, दो सेक्टर से है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट होता है। फर्म्स के पास जो पैसा है बेटा वो पार्ट होता है मनी सप्लाई का। यानी कि दो चीजें मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ, गवर्नमेंट के पास अगर कोई पैसा है या आरबीआई के पास कोई पैसा है बेटा, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब तो यार खत्म करने पे आ गए, ये तो सबसे शुरुआत में बोला था, स्टॉक और फ्लो तो पता ही है ना। ठीक है ना जी, तो स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है आगे बढ़ जाए। बेटा आरबीआई ने 1977 ईयर याद रखना है, 1977 में मनी सप्लाई के मेजर्स स्टार्ट किए थे। ये चार हैं, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। M1, M2, M3, M4 1977 में आरबीआई ने स्टार्ट किए थे बेटा। ये ना ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, जो जितना लिक्विड वो उतना पहले लिखा है, यानी कि M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। ये मोस्ट लिक्विड है, ये उससे थोड़ा सा कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। ठीक है जी, ऐसे है इनका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है ये। ठीक है, M1 में क्या आता है मैं लिख देता हूँ।
लो जी बेटा, M1 में आती है तीन चीजें, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। बेटा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कोई सी भी करेंसी, कोई भी कॉइन्स, अकबर बादशाह के दरबार के कॉइन्स वो भी आ जाएंगे। ठीक है जी, शाहजहां ने जो चलवाए थे वो भी आ जाएंगे, हुमायूं ने जो चलवाए थे वो भी आ जाएंगे। नहीं बेटा, ओनली लीगल टेंडर मनी। ठीक है ना जी, सिर्फ लीगल टेंडर, टेंडर यानी कि पुराने 500 और 1000 के नोट या 2000 का नोट किसी के पास रह गया हो वो नहीं बेटा, वो सब नहीं आएगा। जो लीगल टेंडर है बस उसी की बात चल रही है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आ जाएगा। कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। क्या मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स का? सबसे आसान डेफिनेशन दो, वैसे तो बोलने के लिए बच्चे भी बोलते हैं व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है ये डेफिनेशन, पर क्लैरिटी कुछ नहीं देता। सबसे आसान डेफिनेशन बेटा, हर वो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है जिसको चेक से एन कैश किया जा सकता है। जिसके पैसे चेक से निकाल सकते हो ना उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि सेविंग बैंक और करंट अकाउंट। सेविंग बैंक खुलवाते हो चेकबुक मिल जाती है, करंट अकाउंट खुलवाते हो चेकबुक मिल जाती है, FD और RD खुलवाते हो चेकबुक मिलती है? FD में चेकबुक होती है, RD में तो बाबू डिमांड डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं। यानी कि अगर आपने सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में जितने भी पैसे रखे हुए हैं कमर्शियल बैंक के पास, सब मोस्ट लिक्विड है, तुरंत पैसा वापस हो सकता है ना। क्लियर है ना बात? और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, बेटा RBI के पास रखे हुए कुछ अदर डिपॉजिट। ये अदर डिपॉजिट का क्या मतलब है? और अभी तो मैंने बोला था RBI नहीं है इसका चीज का पार्ट। मैं बता देता हूँ किस चीज की बात चल रही है यहाँ पर। बेटा जब आपकी डीलिंग दूसरे देशों के साथ बढ़ती है, ठीक है जी, लेट सपोज कि हमारी ना अभी तक कोई भी डीलिंग नहीं होती, कोई पर्टिकुलर कंट्री है, लेट सपोज किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, मान लो अफगानिस्तान के साथ इंडिया की कोई डीलिंग नहीं है। ठीक है जी, आज बेटा दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, ठीक है जी, हैंडशेक हुआ, कुछ एग्रीमेंट पे साइन हुआ और तय हुआ कि फ्यूचर में व्यापार करेंगे। अब व्यापार करने के लिए भैया एक दूसरे की करेंसी तो होना जरूरी है। जब शुरुआत हुई होगी देश में, हमारे देश की दूसरे देशों के ट्रेड के साथ, तो शुरुआत तो करने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो बेटा जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है दो देशों के बीच, सब कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे देश की करेंसी भी उधर जाती होगी और इक्वलेंट अमाउंट की उनकी करेंसी भी हमारे देश में आती होगी जो RBI के पास रहती होगी या उनके सेंट्रल बैंक के पास रहती होगी। ऐसे ही तो होता होगा, वरना व्यापार ही नहीं शुरू हो सकता। व्यापार शुरू करने का तरीका तो यही है। तो आपने क्या किया होगा, अपने इंडियन रुपी उनको दिए होंगे, ठीक है जी, और उनकी जो भी करेंसी है वो आपने ली होगी। ठीक है जी, ये जो दूसरी करेंसी के रिजर्व पड़े हुए हैं ना RBI के पास, ये पार्ट होते हैं मोस्ट लिक्विड मनी का, क्योंकि ये सर्कुलेशन में आ सकते हैं कभी भी और किसी भी दिन। समझ में आई बात? क्या है अदर डिपॉजिट्स विद RBI का मतलब? लेकिन मैं दो चीजें स्पेसिफिकली बता रहा हूं जो अदर डिपॉजिट्स विद RBI का पार्ट बिल्कुल ना माना जाए। बेटा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी पैसा RBI के पास जमा कर रखा है वो इसका पार्ट नहीं होता। गवर्नमेंट पार्टी नहीं है इसका, समझ जाओ बस इस चीज को जितनी जल्दी समझ सकते हो। और कमर्शियल बैंक ने भी कोई पैसा RBI के पास जमा कर रखा है वो भी इसका पार्ट नहीं होता। अब वजह भी है बेटा इस चीज को ना पार्ट बनाने की, बात बड़ी सिंपल सी ये है कि आप सब लोग और मैं, हम सब ने मिलकर ना कमर्शियल बैंक को 10 लाख रुपए जमा कराए, सेविंग बैंक में या करंट अकाउंट में किसी ने भी करा दिए। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक को CRR मेंटेन करनी थी विद RBI, अब CRR का मतलब तो समझते होंगे ना स्टेज पे, ठीक है जी, CRR मेंटेन करनी थी विद RBI, उसने क्या करा, हमारे डिपॉजिट में से एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास जमा करा दी। बेटा अगर इसको भी काउंट कर लिया जाएगा, आपको नहीं लग रहा कुछ चीजों की डबल काउंटिंग हो जाएगी? हमने मिलाकर 10 लाख जमा किया, 10 लाख में से 1 लाख CRR मेंटेन करने के लिए उसने जमा कर दिया आगे, तो 11 लाख बोल दो मनी सप्लाई, पैसे तो 10 ही लाख हैं। क्लियर है ना अच्छी बात? ऑल ओके? तीनों बातों का मतलब समझ में? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। M2 में क्या आता है, M1 वाली सारी बातें प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेटा पोस्ट ऑफिस का पूरा नाम यही होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बोलते हैं इनको।
पोस्ट ऑफिस तीन तरीके के अकाउंट खोलता है, सेविंग, एफडी और आरडी। करंट अकाउंट तो नहीं होते पोस्ट ऑफिस के पास, बिल्कुल सीधी सी बात ये है। अब बेटा इसको देखो, इसने M2 में क्या लिया, M1 वाली सारी बातें। सेविंग अकाउंट अगर आपने पोस्ट ऑफिस के पास खोला हुआ है, उसमें जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन उठता है, भाई नोट M1, जब कमर्शियल बैंक के आपने सेविंग और करंट अकाउंट यहाँ ले लिए, तो उसका सेविंग अकाउंट यहाँ लेने में प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं M1 का पार्ट बना दिया? बेटा क्यों नहीं बनाया, देखो ये मोस्ट लिक्विड नहीं हो सकता, कारण है इस चीज का। मैं कहता हूँ पोस्ट ऑफिस के पास बहुत भारी भरकम पैसे होते हैं, बहुत भारी भरकम, बड़े लोग सेव करते हैं, स्पेशली फीमेल्स। और मैं आपको बता देता हूँ, फीमेल्स और वुमेन से कुछ जीत नहीं सकता सेविंग, सेविंग करने में नहीं जीत सकता भाई। हमारे तो फेरों में भी ये बात आती है, जिस दिन शादी होगी तो हमारी तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। चौथा फेरा होता है, फेरे का नाम होता है अर्थ। आपको पता है 4 फेरों में लड़की आगे चलती है, आपको कैसे पता होगा, छोड़ो, ठीक है जी। चार 4 फेरे ऐसे होते हैं जिसमें लड़की आगे चलती है लड़कों से। वो क्यों चलती है? क्योंकि 4 चीजों में औरत से कुछ जीत नहीं सकता। एक फेरा होता है चौथा अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसे। पैसे जोड़ने में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं है, जितनी जल्दी हार मान लो, घुटने टेक लो, उतना अच्छा, ठीक है जी। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है, वोमेन्स ज्यादा पैसे जोड़ने में विश्वास रखती हैं पोस्ट ऑफिस में। वो बैंक में खाता नहीं खुलवाती, पोस्ट ऑफिस में जुड़े रहेंगे, पति से बचे रहेंगे। बैंक में खुल गया, पता लग जाएगा सारा भेद भूत, तो नहीं खुलवाती खाता। अब बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पैसे रखे और मान लो, मैं कहता हूँ एक एफडी करा रखी थी या मैच्योर हो गई या सेविंग खाते में पैसे थे और आप पहुंच गए, अब मेरी 70,000 है मेरे सेविंग खाते में, मुझे अभी चाहिए 60,000, तो अभी निकाल दो। आपसे पोस्ट ऑफिस वाले करेंगे शाम तक का टाइम दे दो, या कल आ जाना या परसों आ जाना। मैं कहा जी क्या दिक्कत है? मैंने कहा जी हमारे यहाँ पर सिस्टम ही यही है कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी पैसे आते हैं हेड ऑफिस में जमा कराने होते हैं हमें हर दिन, तुम्हारा वैसे ही नहीं होते, पैसे ही नहीं होते। इसलिए बेटा मोस्ट लिक्विड का पार्टी नहीं बनाया जा सकता इसको। आप लेने जाओ किसी दिन पोस्ट ऑफिस में, कोई गया कभी, ऐसा हुआ है जो मैं बात बोल रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, होगा किसी दिन जाना लेने, तो वो बताएंगे तुम्हें। कभी शाम का टाइम मांगेंगे, कभी अगले दिन सुबह का मांगेंगे, कभी परसों तक का टाइम मांग लेंगे आपसे। क्लियर है? तो मोस्ट लिक्विड का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर बात समझ में आती है? M2 तक का है, M3 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर पहले ही मैं बता देता हूँ, केयरफुल रहना, बच्चों की आदतें बहुत खराब हो जाती है। जैसे M2 की शुरुआत हुई, लिखा M1 प्लस, M3 में ना लिख देते हैं M2 प्लस, बेटा M1 प्लस है, आंखें खोल लो देखो, मैंने M1 ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। अब बेटा दो बातों का मतलब बताना है, पहले टाइम डिपॉजिट फिर नेट टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बेटा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही मैच्योर होते हैं, यानी कि दो चीजें, या जिनको चेक से नहीं निकाला जा सकता, जो चेक से कैश नहीं होती, मतलब एफडी के पैसे और आरडी के पैसे, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स, ये हैं टाइम डिपॉजिट। ये वर्ड नेट टाइम डिपॉजिट्स क्यों आया? नेट मतलब आपको पता है, जब नेट वर्ड आता है तो कुछ माइनस करना पड़ता है, कुछ तो माइनस होगा तभी तो नेट आएगा। क्या माइनस कर दू? क्या माइनस कर दू? इंटर बैंक एफडीआरडी। मैं मतलब समझाता हूँ, सुनना बेटा, आप कोई पब्लिक के मेंबर हो मिस्टर ए, आपने पीएनबी के पास एक एफडी कराई 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। और पीएनबी को लगा कि मेरे पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है इस 1 लाख में से, उसने ये एफडी करा दी विद एसबीआई, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, वहां लिखा है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास ही ये भी एफडी हुई है, कमर्शियल बैंक के पास ही ये भी एफडी हुई है। टोटल एफडी कितनी? 1,20,000। पर उसने कहा नेट टाइम डिपॉजिट्स, मतलब कुछ तो माइनस होगा। क्या माइनस कर दो? इंटर बैंक एफडीज। इंटर बैंक मतलब जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास कराई, वो माइनस कर दो। और बेटा लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है? बेटा मैंने 1 लाख रुपए जमा करे पीएनबी में, पीएनबी ने मेरे 1 लाख में से तो एफडी कराई है। अब ये थोड़ी मनी सप्लाई 1,20,000 होगी, मनी सप्लाई तो 1 ही लाख है।
मतलब ये ना कान को ना ऐसे नहीं पकड़ सकते। अरे भैया आराम से कान को ऐसे पकड़े हम लोग, कान ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। अरे भैया सीधा सीधा कान पकड़वा दो ना। सीधा कह दो पब्लिक ने जो एफडी कराई, पब्लिक ने जो आरडी कराई कमर्शियल बैंक के पास, सीधा कहेंगे, सीधा नहीं कहना, सीधा मुश्किल बना के नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। नेट का मतलब है जितनी भी एफडी कमर्शियल बैंक के पास हुई है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, लेकिन उसमें से माइनस करना मत बोलना इंटर बैंक एफडीज आरडीज। ठीक, क्लियर बात, समझ आ रही है सारी बात। M4 is equals to M3 plus total deposits with post office saving bank, post office saving bank excluding NSC। बाबू एक बार ना M4 शुरू करने से पहले ये देख लो M3 में क्या क्या आता है। M3 में तो M1 आता है पूरा, करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट कमर्शियल बैंक का, और आरबीआई के पास जो दूसरी करेंसी के रिजर्व पड़े होते हैं वो। और क्या आता है, एफडी और आरडी कमर्शियल बैंक की, यानी कि क्रक्स बोलूं, एक तो करेंसी कॉइंस पब्लिक के पास जो है, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी जो कमर्शियल बैंक के पास है, और आरबीआई के पास जो दूसरी करेंसी है। पोस्ट ऑफिस का नाम आया M3 में कहीं पर भी नहीं, नहीं आया ना कहीं पर भी, पक्की बात देख लो, नहीं आया ना। जब M4 लिया तो एक तो M3 ले लिया, साथ में क्या लिया, पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स, चाहे वो सेविंग में, चाहे वो एफडी है, चाहे वो आरडी है, ठीक है ना जी। अब आप कहोगे इसकी एफडी आरडी यहां ले लेते, बेटा कमर्शियल बैंक से तो कम ही लिक्विड होती है ना इनकी एफडी आरडी। मेरी एफडी आरडी आज कमर्शियल बैंक में मैच्योर हो रही है, अभी जाऊंगा अभी पैसे ले आऊंगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आज मैच्योर हो जाएगी, तो तब भी वो कह देंगे कि कल ले लेना पैसे। थोड़ी सी कम तो होती है ना बेटा, इनसे तो कम ही लिक्विड है ना कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में, तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा बाद में जगह दी गई, M4 का पार्ट बनाया गया। पर कहता है इसमें एक्सक्लूड कर देना NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। वैसे याद तो नहीं आएगा पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि याद करा दूं। NSC बाहर कर दिया क्यों, NSC के पैसे बेटा रहते नहीं पोस्ट ऑफिस के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं। कुछ याद है, गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ते थे, दो तरीके की रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में चार बातें पढ़ते थे, बोरोइंग्स, ठीक है जी, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, वहां पढ़ते थे बेटा, विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। क्योंकि स्मॉल सेविंग्स के जो पैसे पोस्ट ऑफिस इकट्ठा करता है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 11 साल में पैसे डबल करके देने होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है, ठीक है ना जी। ये पैसे पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहते, इसलिए बेटा NSC को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी तक जितनी बात बोली सब क्लियर, ठीक है। दो तीन बातें आखिरी की हैं वो भी बोल देता हूँ और खत्म कर रहे हैं, चैप्टर ही खत्म हो गया ये बिल्कुल, ठीक है जी। ये वैसे मेरा तो फेवरेट टॉपिक में से है, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, मेरा को एनालिसिस करने में मजा आता है चीजों का। वो आरबीआई सबसे ज्यादा इन चारों में से एक मेजर का इस्तेमाल करता है, मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, वो मेजर कौन सा है, M1 M2 M3 या M4? आरबीआई को फेवरेट क्या लगता होगा? आरबीआई को कभी देखना होता है ना इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी, एक स्पेसिफिक मेजर है जिसका इस्तेमाल रेगुलरली करता है आरबीआई, वो क्या है? M3। क्यों? क्योंकि बेटा आरबीआई ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता पोस्ट ऑफिस पे, तो कंट्रोल कमर्शियल बैंक पे रख सकता है। और अगर आप M3 को ढंग से खंगाल लो ना, मैंने भी खंगाल दिया था 2 मिनट पहले, तो उसमें आता क्या है, करेंसी कॉइंस विद पब्लिक, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक के ऊपर तो राज है भैया आरबीआई का, जो मर्जी कह दे, जो रिपोर्ट मांगेगा निकल जाएगी। तो कमर्शियल बैंक से जो निकलवाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कमर्शियल बैंक को ही कंट्रोल करने की सोची। ज्यादातर आरबीआई अगर मनी सप्लाई देखना चाहता है इकोनॉमी में तो M3 मेजर का इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। M1 और M2 का एक दूसरा नाम भी है, इसे बेटा बोलते हैं नैरो मनी, नैरो मनी, ठीक है जी। और इसका भी एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है जी। वैसे मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, कुछ चीजें पावर बूस्टर में संदीप गर्ग सर की बुक में
ठीक है जी, मुझे लगता नहीं पास्ट ईयर के क्वेश्चन में आई होंगी, जो आपके टीचर पूछते पूछते रहते हो रेगुलर ये रूटीन एग्जाम में, मैं उनका कुछ कह नहीं सकता। अगर आई होंगी मैं पक्का करा दूंगा। एक चीज होती है हाई पावर्ड मनी, जिसको हम जीरो बोलते हैं। किसी ने पूछा है? किसी ने पूछा है आपसे हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, प्लास्टिक मनी, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा है? चलो नहीं पूछा तो अच्छी बात, क्योंकि मुझे पता है ना टीचर कुछ अच्छी हरकत कर देते हैं। देखो अगर पूछे होंगे, और पावर बूस्टर, वो सॉरी वैसे मेन सिलेबस का पार्ट नहीं, आप पावर बूस्टर में जरूर पढ़ सकते हो। अगर पूछे होंगे किसी ने या पास्ट ईयर में आए होंगे, मैं पक्का करा दूंगा अगले लेक्चर। ठीक है जी, वरना छोड़ दूंगा। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।